पार्सल पार्ट 3। केविन कमरे के बाहर से हटकर दूसरे कमरे में आ गया और वो चारों सारी रात अप्रैल की इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहे। वो नाजुक लड़की उनकी इस वहशियाना सलूक को सह न सकी और रात के किसी पहर दम तोड़ गई। अप्रैल की मौत का यकीन हुआ तो वो पांचों इसकी लाश के लिए मुतफक्किर हो गए। वो सब काफ़ी देर हर नुक्ते पर गौर खोज करते रहे और बिलाखिर यही तय पाए कि अप्रैल की लाश को किसी वीराने में फेंक दिया जाए। रात का पहर था, पूरे अपार्टमेंट में खामोशी के सिवा कुछ नहीं था, लिहाजा इनके लिए अपने काम को अमलीजामा पहनाना मुश्किल नहीं था। फिर भी एहतियातन उन्होंने पूरे अपार्टमेंट का एक चक्कर लगाकर मुतमईन होने के बाद अप्रैल की डेड बॉडी को उठाकर नीचे ले आए, जिधर केविन गाड़ी लेकर पहले से मौजूद था। गाड़ी इन चारों में से किसी एक की थी। इन्होंने मिलकर अप्रैल की लाश को कार की डिक्की में डाला और फिर केविन आंधी तूफान की तरह तेजी से गाड़ी को उड़ा ले गया। गाड़ी फराटे भरती हुई अपनी मंजिल तय कर रही थी। गाड़ी के अंदर और बाहर गहरा सन्नाटा मुसल्लत था। वो पांचों खामोशी से महवे सफ़र थे। आबादी बहुत पीछे रह गई थी। कुछ देर बाद केविन ने एक जगह पहुंचकर गाड़ी को ब्रेक लगाई। रात की खामोशी में गाड़ी के टायर चीख उठे। वो पांचों खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरे। रात की काली चादर अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ हर जगह को अपनी लपेट में लिए हुई थी। सन्नाटा हर सू मुसल्लत था। शहर से काफ़ी दूर ये एक लंबी सड़क थी, जिसके एक तरफ तो कच्चे पक्के खंडरात थे तो दूसरी तरफ कचरे का ढेर था। वो न जाने कहाँ तक फैला हुआ था। इन पांचों ने डिक्की से अप्रैल की लाश निकाली। किसी ने इसका हाथ पकड़ा तो किसी ने पाँव, और इसे आगे पीछे झुलाने के बाद अपनी पूरी कुव्वत से दूर कचरे के ढेर पर फेंक दिया। ऐसा करने के फ़ौरन बाद ही आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी, जिन्होंने पल भर में लाश के चीथड़े उड़ा दिए। इसके बाद वो पांचों वहाँ रुके नहीं, फ़ौरन से पेशतर गाड़ी में बैठे और अगले ही लम्हे गाड़ी हवा से बातें करने लगी। अप्रैल का आगे पीछे कोई नहीं था, लिहाजा उसकी गुमशुदगी पर फिक्र करने वाला भी कोई नहीं था। कई दिनों बाद पुलिस को एक कचरे के ढेर से लावारिस उधरी हुई लाश मिली। वो शनाख्त के काबिल ना रही थी। न जाने वो कब से वहाँ बेयारो मददगार पड़ी थी और कुत्तों ने इसका बुरा हाल कर दिया था। यूँ से एक लवारिस लाश जानकर दफना दिया गया और मामला रफा दफा हो गया। इसके बाद केविन ने हिला से शादी कर ली और वो चारों भी ज़िंदगी की झमेलों में मसरूफ़ होकर सब भूल गए। उन्होंने इस बात का जिक्र कभी किसी से ना किया। हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश था। अचानक से केविन को एक के बाद दीगरे इन चारों की आवाज़ की इत्तला मिली, जो इस रात इस घिनौने काम में मुलविस थे। चारों की आवाज़ आगे पीछे ही हुई थी, जिसने केविन को इस तराब में मुब्तला कर दिया था, मगर ये कैफियत भी वक्ती थी। कुछ दिनों बाद वह फिर से नॉर्मल हो गया था और अपनी हसीन बीवी के साथ ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजारने लगा। मगर ये खुशी के ही चंद लम्हे ना रहे थे। शादी के 1 साल बाद ही अचानक से एला को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो दिन ब दिन जुनूनी होने लगी, यहाँ तक कि केविन को भी मारने से ग्रेज ना करती। जो सामने नजर आता उठाकर इस पर फेंक देती। केविन ने हर तरह से इसका इलाज करवा लिया, मगर वो ठीक होने को ना थी। केविन ने यह सब कुछ 4 साल बर्दाश्त किया। इसके बाद इसने जबरन अपनी प्यारी बीवी को ज़हनी अमराज के अस्पताल मुंतकिल कर दिया ताकि इसका बेहतर इलाज हो सके। मगर एला बेहतरी की जानिब जाने के बजाय मज़ीद अबतर होती चली गई और यूं ही एक दिन वो अस्पताल के बिस्तर पर इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। एला की मौत ने केविन को अंदर से तोड़कर रख दिया। ना वो हंसता था, ना बोलता था। यूँ 1 साल मज़ीद गुजर गया। उसे नॉर्मल लाइफ में वापस आते, मगर अब तक वो एला को अपने दिल से ना निकाल सका, ना निकालना चाहता था। जिंदगी एक बार फिर वक्त गुजारने के साथ मामूल पर आ गई, मगर वो खुशियां एला के साथ हुआ करती थीं वो अब मौजूद ना थीं। केविन ने अपनी ही धुन में ज़िंदगी के बक़िया दिन आराम सुकून से गुजार रहा था कि आज यूँ अचानक से 1 साल बाद एक पार्सल मौसूल हुआ था, जिसे खोलने पर एक गुड़िया अंदर से नमूदार हुई थी, जिसकी काफ़ी शक्ल हूबहू अप्रैल से मिलती थी, क्योंकि पार्सल पर ना कोई नाम था और ना ही कोई वापसी का पता। यूँ जिस चेहरे को केविन बरसों पहले बुला चुका था, आज फिर से वही चेहरे इसके जहन के नेहा खानों में ताज़ा हो गया था। अब केविन को यकीन होता जा रहा था कि हो न हो वो गुड़िया नहीं अप्रैल है, जिस रूप में इससे इंतकाम लेने आई है। इन चारों को मारने के बाद अब उसकी बारी थी और अप्रैल उसे मार कर ही दम लेगी। वो इसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इसकी जान ना ले ले। अब केविन को सारी समझ लग चुकी थी अब कि अचानक से सेहतमंद एला दिमागी मरीज़ा क्यों हो गई थी। यकीनन इसके मौत के पीछे भी अप्रैल का ही हाथ था। इस सोच ने जहाँ केविन को गमज़दा कर दिया कि इसकी एला इसकी गलती की भेंट चढ़ गई, वहीं इसे अप्रैल से एक बार फिर शदीद नफरत महसूस हुई। उसे अप्रैल शुरू से ही नापसंद थी। वो जिंदा रहकर भी केविन के लिए नुकसान का बाइस बन रही थी और मरने के बाद भी। वो ना पहले केविन की जान छोड़ने पर आमादा थी और ना ही अब। गमो गुस्से से केविन का बुरा हाल हो गया। इसने शावर बंद किया और तौलिए की मदद से अपना गीला बदन खुश्क करने लगा। इसके बाद इसने तौलिए को जिस्म के गिर्द लपेटा के दफातन बाहर से कोई नस्वानी हंसी उभरी, जिसे सुनकर वो अपनी जगह साकित तो जामिद रह गया।
वो इस हंसी को बखूबी पहचानता था। केवन बाथरूम से बाहर आया, आहिस्ता से चलता हुआ नीचे ड्राइंग रूम में आया। जो ही इसने ड्राइंग रूम के अंदर कदम रखा तो इसकी निगाहें सीधा गुड़िया की निगाहों से जाकर टकराईं तो खौफ के बायस केविन झुरझुरी लेकर रह गया। गुड़िया को देखकर एक लम्हे को उसे ऐसा लगा जैसे गुड़िया के चेहरे के खदोहाल बदल रहे हों, गोया वो इंसानी रूप में बदल रही हो। इसकी आंखों में शदीद सख्ती और ज़िंदगी के आसार थे। केविन को ऐसा महसूस होने लगा कि गुड़िया नहीं कोई और चीज़ है, यहाँ पर कोई शैतानी चीज़। केवन का शक यकीन में बदलता जा रहा था। वो टिकटिकी लगाए गुड़िया को देखता रहा और इसके दिल में ये एहसास जड़ पकड़ता गया कि ये गुड़िया नहीं अप्रैल है, क्योंकि गुड़िया का चेहरा हूबहू अप्रैल से मिलता था। वही आंखें, वही चेहरा। केवन ने गुस्से में आगे बढ़कर गुड़िया को अपने हाथों में उठाया और तेज़ी से चलता हुआ स्टोर रूम के पास आया, जिसका दरवाज़ा खोलकर इसने नफरत से गुड़िया को अंदर फेंक दिया। गुड़िया बाकी पड़े फालतू सामान के बीच फर्श पर जा गिरी। इसके बाद केवन ने धर्म से दरवाज़ा वापस बंद कर दिया और तेज़ तेज़ गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर बाद केवन के हवास बहाल हुए तो वो खुद ही अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हुआ कि वो ख्वामख्वाह एक गुड़िया से डर रहा है। ये महज एक गुड़िया जिसका साफ सिर्फ चेहरा अप्रैल से मिलता है। मुमकिन है ये इसके जहन पर छाया खौफ है जो इसे गुड़िया की बदलती हुई शक्लें दिखा रहा है, या फिर इसने यूं ही अपने दिलो दिमाग में अप्रैल का खौफ बिठा लिया है। जब भी तो इसे इस तरह के वहम हो रहे हैं। अप्रैल को तो मरे हुए काफ़ी अर्सा बीत चुका है, अब उसे आराम करना चाहिए। वो बहुत थका हुआ है, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। कुछ देर पहले जो उसे हंसी सुनाई दी, यकीनन वो भी इसका खौफ ही था, या फिर इसका वहम जो शदीद थकन की वजह से इस पर सवार हुआ था। केवन दिल ही दिल में सोचता हुआ अपने बेडरूम में और लाइट बुझाकर बिस्तर पर दराज हो गया। केवन एला से शादी करके इस कदर खुश था कि वो अपने दिल दिमाग से अप्रैल को यकसर भुला बैठा था। मगर शादी के 1 साल बाद से लेकर अब तक ज़िंदगी ने इसे दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया था। एला की वफ़ात के 1 साल बाद सब कुछ मामूल पर आ गया था, मगर आज अचानक से इस गुड़िया ने आकर इसकी ज़िंदगी में एक बार फिर बहुत चाल बर्पा कर दिया था। वो जिस चेहरे को अक्सर भुला बैठा था, आज वही चेहरा अपनी तमाम तहर्षश सामानियों के साथ इसके सामने था, जिससे इसे हमेशा से ही नफ़रत रही थी। और इतनी नफ़रत थी कि इसने इस रात भी इन चारों के साथ मिलकर इसे हाथ लगाना भी पसंद नहीं किया था। केवन ने अपने ऊपर चादर ओढ़कर एक तरफ को करवट ले ली। इसकी सोचों का रुख एक बार फिर गुड़िया की जानिब चला गया। गुड़िया का अप्रैल से शक्ल मिलना महज एक इत्तफाक है। भूत प्रेत रूह ये सब फर्जी बातें हैं, इससे गुड़िया को कोई लेना देना नहीं। केवन ये सब सोचता न जाने कब सो गया। इसे हर तरह की सोचों से निजात मिल गई। रात के किसी पहर केवन की आंख खुल गई। इसे बिल्कुल समझ नहीं है कि इस वक्त इसकी आंख क्यों कर खुल गई। ना तो इसे कोई डरावना ख्वाब आया और ना ही इसे वॉशरूम जाना था। कुछ देर तो वो यूं ही खालिल ज़हन अपने बिस्तर पर लेटा रहा। जब ही इसकी समाज से कोई आवाज़ टकराई, केवन चौंका और फिर चौकन्ना होकर बेड के क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया और अपने कान बाहर से आने वाली आवाज़ पर टिका दिए। आवाज़ नीचे हॉल से आ रही थी और ये आवाज़ दरवाजे के चिरचिराने की थी। केवन अपनी जगह साकित तो जामिद रह गया। अभी से अंदाज़ा हो गया था कि इसकी आंख क्यों खुली थी। कब से ऐसी ही कुछ अजीब सी आवाज़ें इसकी समाज से दस्तक दे रही थी और अब जाकर इसकी आंख खुल गई थी। केवन ने बाहर से उभरने वाले कदमों की वाज़ेह आवाज़ सुनी थी, जिससे इसके पूरे बदन में खौफ व हरास की सर्द लहरें दौड़ी थीं। केवन की नज़रें अपने कमरे के दरवाजे पर जमी हुई थी, जो आध खुला हुआ था, और इसके कान बाहर से आने वाली आवाज़ों पर लगे हुए थे। कदमों की छाप धीरे धीरे करीब आती जा रही थी और केवन का दिल भी ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे धड़कने लगा था। वो अपनी जगह पर साकित बैठा आंखें फाड़े दरवाजे से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, मगर बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। खुद इसके अपने कमरे की लाइट भी ऑफ थी और वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं जमा कर पा रहा था कि उठकर लाइट ही जला ले और बाहर जाकर देखे कि कौन इसके घर में घुस आया है। कदमों की आवाज़ आती आती केवन के कमरे के बाहर ख़त्म हो गई। केवन का दिल इसके सीने में धड़ धड़ कर रहा था और सांसें तेज़ होती जा रही थीं। वो हरासा निगाहों से दरवाजे की जानिब देख रहा था कि न जाने अगले ही लम्हे क्या हो जाए। केवन ने जो दरवाजे की लकीर के नीचे नज़रें दौड़ाई तो इसकी रगों में इसका खून मंजमंद हो गया। दरवाजे के नीचे से किसी के पाँव साफ नज़र आ रहे थे। वो कुछ छोटे छोटे पैर थे जो केवन के कमरे के बाहर मौजूद थे, जिन्हें देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बाहर दरवाजे की झुरी से चेहरा नमूदार हुआ। वो चेहरा गुड़िया का था, जिसे देखकर केवन का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। गुड़िया ने कमरे के अंदर कदम रख दिया और दरवाजे पर ही खड़ी होकर केवन को घूरने लगी। गुड़िया की शक्ल से नहुसत टपक रही थी। इसके चेहरे पर जो खूबसूरत और पुरकशिश मुस्कुराहट जो पहले थी वो अपना रही थी, इसकी जगह शैतानियत ने ले ली थी। गुड़िया को अपने सामने यूँ देखकर केवन का सारा खौफ इसकी आंखों में सिमट आया। दहशत के मारे वो अपनी जगह इस साकत तो जामिद रह गया। गुड़िया की आंखों में जो पहले ज़िंदगी के आसार थे, अब इस वक्त वो गायब हो गए थे और चेहरा बहुत खौफनाक लग रहा था।
केवन की खौफ से फटी आंखें गुड़िया पर जमी हुई थी, जो बराबर नफरत और गुस्से के तासुरात लिए से घूर रही थी। केवन के हलक से वो मुश्किल टूटे टूटे लफ्ज़ अदा हुए कि क्या क्या है किया है मैंने, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो। केवन उसे देखता हुआ खौफ बड़े लहजे में बोला। केवन के सवाल पर गुड़िया ने कोई जवाब ना दिया, मगर केवन उसे सुन ना सका। गुड़िया के लब हिल रहे थे, मगर वो गुड़िया के लब पड़ने से भी कासिर था। वो कह रही थी, तुम जानते हो तुमने क्या किया है। अगले ही लम्हे जब ये अल्फाज केवन की समाज से टकराए तो वो खौफ और दहशत के आलम में चीख उठा। क्या चाहती हो तुम मुझसे? केवन के पूछने पर वो गुड़िया अपने छोटे छोटे कदमों से चलती हुई केवन के करीब आई। केवन खौफ से सुकरा सिमटा गुड़िया को अपने करीब आता देख रहा था। जैसे जैसे वो इसके करीब आ रही थी, केवन को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर गुड़िया ने अपनी भारी आवाज़ में केवन से कुछ कहा, जिसे सुनकर केवन के सारे रहे से ओसान भी ख़ता हो गए। अब जो मैं तुम्हें ढूंढ चुकी हूँ, तो अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। इसके साथ ही केवन हलक फाड़ कर चीखा, जब उसे एहसास हुआ कि वो अब गुड़िया के नहीं बल्कि अप्रैल के रूबरू है, जिसका चेहरा एन केवन के चेहरे के सामने थे। यखलक केवन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे कोई होश ना रहा। ये कब से इस तरह है? डॉक्टर हेनरी ने शीशे के दीवार से अंदर कमरे में बैठे केवन को देखते हुए कहा, जो अस्पताल के बिस्तर पर बैठा खलाव में घूरे जा रहा था। ये पिछले कई घंटों से इसी तरह है, कुछ कहते ही नहीं है, सिर्फ सामने दीवार को घूरे जा रहे हैं। पास खड़ी नर्स ने डॉक्टर हेनरी की बात का जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर हेनरी कहता हुआ दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। केविन पिछले कुछ घंटों से यहाँ मौजूद था। फ्रेडी के ऑफिस चले जाने के बाद ग्रेस केविन को फ़ोन करती रही थी ताकि इसकी तबीयत पूछ सके और ये कि वो ऑफिस जा रहा है या नहीं, मगर केविन फ़ोन उठाने का नाम नहीं ले रहा था। ग्रेस बेहद परेशान हो रही थी और फ़ौरन से पेशतर केविन के घर की जानिब चल पड़ी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि केविन ग्रेस का फ़ोन ना उठाए, और अगर वह नहीं उठा रहा था तो यकीनन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। केविन के घर की दूसरी चाबी ग्रेस के पास होती थी और घर का दरवाज़ा खोलकर सीधा केविन के बेडरूम की तरफ बढ़ी और ये देखकर वो हवास बाख्ता हो गई कि केविन बेड से नीचे फर्श पर औंधे मुँह पड़ा है। ग्रेस ने जल्दी से आगे बढ़कर केविन को सीधा किया और इसका सर अपनी गोद में रखकर फ्रेडी को फ़ोन करने लगी। फ्रेडी आया और वह दोनों मिलकर केविन को अस्पताल ले गए। अस्पताल आने के काफ़ी देर बाद केविन को होश आ गया था, मगर तब से वह अब तक किसी से कुछ नहीं बोला था, चुपचाप खलाओं में घूरे जाता था। हेलो केविन, मैं डॉक्टर हेनरी हूँ और इस वक्त आप सिटी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, डॉक्टर हेनरी ने नरमी से कहा, मगर केविन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल खाली खाली निगाहों से सामने दीवार को घूरता रहा और मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाता रहा जो डॉक्टर हेनरी सुनने से कासिर था। क्या तुम्हें कुछ याद है केविन कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? डॉक्टर हेनरी ने वहीं खड़े खड़े पूछा। केविन ने बदस्तूर कोई जवाब नहीं दिया। वो खुलाओं में घूरते हुए जिस तरह बैठा था बैठा रहा। तुम्हारी बहन यहाँ है, मैं इसे बुला कर लाता हूँ, शायद तुम इससे बात कर लो, डॉक्टर हेनरी कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। केविन ने एक बार फिर नजरें उठाकर नहीं देखा था। वो अभी भी खाली खाली निगाहों से सामने दीवार को घूरे जा रहा था, मगर इसके बड़बड़ाने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी और इसकी आवाज़ भी पहले से कदरे ऊंची हो गई थी। अब जबकि मैं तुम्हें ढूंढ चुकी हूँ, तो अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। अगले ही लम्हे ग्रेस अंदर दाखिल हुई और अपने चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए हुए थी, क्योंकि वो अपनी परेशानी केविन पर या नहीं करना चाहती थी। वो अपने आंसू जब्त किए मुस्कुराती हुई केविन के पास हुई, अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ किए हुए थी। शायद केविन के लिए कोई तोहफा लेकर आई थी जिसे वो इससे छुपा रही थी। कैसे हो केविन? ग्रेस उसके पास बैठकर बोली। इसकी आवाज़ में आंसू थे, मगर वो खुद को बहुत मुश्किल संभाले हुई थी, क्योंकि इस वक्त केविन को इसकी ज़रूरत थी और वो कमज़ोर नहीं बढ़ना चाहती थी। इसके जहन में वो तमाम बातें गर्दिश करी थी जिन्हें वो कभी सोचना नहीं चाहती थी, मगर आज हालात एक बार फिर वही रुख इख्तियार करते जा रहे थे जैसे कुछ साल पहले थे। जब एला जनूनी होकर अस्पताल आ गई थी, वो वक्त इस पर बहुत भारी था और अब इसका प्यारा भाई इस हाल में था जिसे देखकर इसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मगर वो इसके लिए ही बर्दाश्त किए हुई थी। वो कतई नहीं जानती थी कि केविन के साथ क्या हुआ था, मगर इसे पूरी उम्मीद थी कि इसका भाई जल्द ठीक हो जाएगा, जिस तरह एक साल पहले हो गया था। कितना बदल गया था केविन। एला के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। वो नौजवान जो पहले कभी देखने वालों के लिए कशिश रखा था, आज का क्या से क्या हो गया था। केविन ने एक बार भी नजरें उठाकर ग्रेस को नहीं देखा था, ना ही इसकी बात को कोई जवाब दिया था, मगर अब वो सामने दीवार को भी नहीं घुरा था और ना ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बस खामोशी से सर को झुकाए हुए था और आंसू इसकी आंखों से रवां थे, जिनकी वजह से इसके पूरे बदन में लर्जा तारी था। ग्रेस ने जो इसे रोते हुए देखा तो इसका दिल तड़प गया। नहीं मेरी जान, रोना नहीं है, तुम तो मेरे बहादुर भाई हो और फिर मैं हूँ ना अपने भाई के पास, ग्रेस मोहब्बत से तसल्लियाँ में इस लहजे में बोली। वो खुद को केविन को तसल्लियाँ दे रही थी, मगर अंदर ही अंदर मुख्तलिफ सवालात इसे परेशान किए हुए थे। माना कि केविन एला के बाद काफ़ी हसास हो गया था, मगर अब ऐसा भी नहीं था कि वो हल्के से बुखार को लेकर रोने बैठ जाए। ज़रूर कुछ और मामला था जिस केविन बताने से अभी कासिर था।
केवन मुझे बताओ ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान करी। आज सुबह जब मैं आई तो तुम फर्श पर औंधे पड़े थे। क्या बुखार की वजह से नींद में नीचे गिर गई या फिर ग्रेस इतना कहकर जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया था ताकि आगे से केवन कुछ बता सके कि इसके साथ क्या हुआ था। मगर वो चूँ का तू रहा, कुछ ना बोला, ना ही नजरें उठाकर ग्रेस को देखना गवारा किया। प्लीज़ केवन कुछ तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ, ग्रेस समझाने के अंदाज में बोली। मगर केवन फिर भी खामोश रहा। तो ग्रेस ने भी इसकी ख़राब तबीयत के पेश नज़र ज़्यादा जोर ना दिया और ये सोचकर खामोश हो गई कि केवन ठीक होकर खुद ही इसे बता देगा। आखिर को वो इसकी बहन है, वो इसे नहीं बताएगा तो फिर किसे बताएगा। लिहाजा ग्रेस मौजू बदलते हुए बोली, सब बातें छोड़ो केवन, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। मैंने तुम्हारे बेड पर पड़े देखा और यकीन मानो इसे देखती ही रहेगी, ग्रेस ने कहकर केवन के चेहरे के सामने 3 फुट की हामिल वो गुड़िया कर दी। केवन ने पहली बार जो नजरें उठाकर ऊपर देखा तो अपने सामने गुड़िया नहीं अप्रैल का चेहरा देखकर बेख्तियार इसके हलक से दिलखराश चीख निकल गई। वो समझ चुका था कि अप्रैल इससे कभी भी दूर नहीं हुई थी और ना ही वो अब कभी अप्रैल से दूर हो सकेगा। ग्रेस केवन की इस बुरी तरह चीखने पर हैरान और शुस्तर रह गई। क्या हुआ केवन? इसने हैरत और परेशानी के आलम में केवन पर से नजरें हटाकर गुड़िया को देखा और ये जान न सकी कि केवन इसे देखकर इस बुरी तरह क्यों चीखा। ग्रेस की नज़रों में से वो एक नहायत खूबसूरत और पुरकशिश गुड़िया थी जो इससे पहले इसकी नज़रों ने कभी नहीं देखी थी। ग्रेस के हाथों में गुड़िया को देखकर केवन अब मुसलसल चीखने लगा था, दूर करो इसको मेरी नज़रों से, हटाओ इसको मुझसे पीछे। केवन को इस हाल में देखकर ग्रेस सख्ते में आकर गुड़िया को केवन से दूर ले गई। इसी असना में डॉक्टर हेनरी कमरे के अंदर दाखिल हुआ और ग्रेस से बोला, मेरे ख्याल में ये अच्छा होगा अगर इन्हें आज अभी से साइकेट्रिस्ट या फिर किसी जहनी अमराज के अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए। वहाँ इनका बेहतर इलाज हो सकेगा क्योंकि ये दिमागी आर्जे की निशानियाँ हैं जिनमें से एक का मुजाहरा आप अभी अभी देख चुकी हैं। शुक्रिया।